बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। आइए महारानी अवंती बाई की जीवन पर आधारित उनकी कथा का 15वां भाग आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी 14वें भाग में महारानी अवंती बाई के द्वारा बिछिया, रामनगर आदि थानों पर अपना कब्जा जमा लिया है और अगला उनका मंडला के लिए पड़ाव है। महारानी के इस पवित्र कृत्य पर हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनसे विनय है कि महारानी अवंती बाई हमें साहस प्रदान करें। कहना है, तुमको है मैया नमन, तुमको नमन, तुमको है मैया अवंती बाई, नमन तुमको है मैया अवंती बाई, नमन तुमको, नमन तुमको है मैया अवंती बाई। दमन किया था, दमन किया था गोरों का तुम माई, दमन किया था गोरों का तुम माई, नमन तुमको है मैया अवंती बाई, नमन तुमको है मैया अवंती बाई, नमन तुमको, नमन तुमको है मैया अवंती बाई, अवंती बाई, नमन तुमको है मैया। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। आगे उनका पड़ाव मंडला के लिए शुरू होता है। उधर मंडला फोर्ट के पूर्वी फाटक से कुछ हटकर सड़क पर एक पागल औरत कहीं से आ गई है। वह बस्ती में गाना गाती घूमती रहती है और वहां आकर बैठ जाती है। कप्तान वाडिंगटन को रामनगर पतन तथा रानी के मंडला की ओर बढ़ने की सूचना मिल गई। वह रानी का मुकाबला मंडला आने से पहले ही करना चाहता था। उसके सिपाहियों की टुकड़ियां पूर्वी फाटक से निकलती हैं। उन्हें देखकर पागल औरत कहती है कि बाप रे बाप, ये लाल मुंह वाले बंदर कहां जा रहे हैं। पास ही खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि तुम क्यों डरती है, तुम क्यों डरती है, ये तुझे थोड़े ही मारेंगे। तो वह पूछती है कि फिर किसको मारेंगे। वह कहता है
कि रामगढ़ की रानी ने उनके राज पर चढ़ाई कर दी है, ये उससे लड़ने जा रहे हैं। रामगढ़ की रानी से लड़ेंगे। ये ललमुहे बंदर, अभी सुन लेना कि सब मारे गए। हम तेरा कल वाला गाना सुनना चाहते हैं, उसके लिए हम आए हैं। तब वह बुढ़िया एक गाना गाती है। नीरो ने पट अनाड़ी भरता, नीरो ने पट अनाड़ी भरता, न जाने दीवाने को प्यार, मेरो ने पट अनाड़ी भरता, मेरो ने पट अनाड़ी भरता, न जाने दीवानी को प्यार, न जाने दीवानी को प्यार, मेरो ने पट अनाड़ी भरता, न जाने दीवानी को प्यार, न जाने दीवानी को प्यार, दीवानी को प्यार, मेरो ने पट अनाड़ी भरता, न जाने दीवानी को प्यार, दीवानी को प्यार, दीवानी को प्यार। इस प्रकार से वह गाना गाती है और वह पूछता है, पगलिया तेरा यार कौन है? तब वह कहती है, तुम सब मेरे यार हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तब कहता है कि कौन है तू? तब वह पगलिया कहती है कि मैं भारत माता हूँ, मुझसे मोहब्बत करना आसान नहीं, खाने को कुछ लाए हो? बड़ी भूख लगी है, रुक कर। वह कहता है कि यहाँ कौन लेकर आता है, बस्ती में ही जाना पड़ेगा। उधर महारानी अवंतीबाई घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए दूर पर, बहुत दूर पर धूल का धुआं उड़ता हुआ देखती है तो दूरबीन लगाती है और दूरबीन से वह देखती है तो कहती हैं कि उमराव सिंह देखो, आगे कोई सेना आ रही है, निश्चित ही यह अंग्रेजी सेना होगी, हमें आगे बढ़कर किसी सुरक्षित स्थान पर मोर्चा जमा लेना चाहिए। सामने ही पदमी गांव और वहां की पहाड़ियां मिल जाती हैं और मोर्चा जमा लिया जाता है। केवल सामना छोड़कर बाकी तीनों ओर रानी के सैनिक पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर लेते हैं। अंग्रेज सेना के सामने से आते ही उस पर तीनों ओर से आक्रमण कर दिया जाता है। अंग्रेज तोपखाने के तोपचीतो आदिवासियों के तीरों का ऐसा निशाना बनते हैं कि वे तोपें चला ही नहीं पाते और उन्हें छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तीनों ओर की अप्रत्याशित मार से अंग्रेज सेना के पैर उखड़ जाते हैं, उनका तोपखाना तथा हथियार सब जब्त कर लिए जाते हैं। रानी एक घायल सैनिक की कराह सुनते ही उसके पास पहुंचती हैं और रानी उसको पानी पिलाती है। वह घायल
कुछ ही देर में होश में आता है तथा जीवनदायिनी रानी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि रानी माँ, आप तो देवी हैं, आपने दुश्मन को भी जीवन दान दिया है। हमारे अंग्रेज कमांडर तो घायलों को गोली मारकर ठंडा कर देते हैं। रानी उसे बताती है कि वह अंग्रेज नहीं है बल्कि भारतीय हैं और भारतीय उसी को मारते हैं जो उनके सामने युद्ध करने आता है। घायल सैनिक ठीक होने पर रानी की नौकरी करने की पेशकश करता है। तो रानी बताती है कि हमारे यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं होता है, हमारे सैनिक स्वयं प्रेरित हैं और जो देश और धर्म की रक्षा के लिए अन्यायी और अधर्मी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में उतरे हैं। घायल सैनिक देश के गौरव की रक्षा के लिए रानी का साथ देने का प्रण करता है। उधर थोड़ी सी ही देर में तीमारदारी के बाद यही सैनिक घोड़े पर चढ़कर मंडला छावनी में जाता है तथा खाली तोपों के उपयोग के लिए गोले लाता है। रानी को पद्मिनी के इस युद्ध में तोपें तो मिल जाती हैं परंतु गोले नहीं मिलते, इसलिए गोलों की जरूरत थी। सो वह गोले लेकर आता है और शाम से पहले ही रानी मंडला पहुंच जाती है। वहां पर सूबेदार बलदेव तिवारी भारतीय बटालियन के साथ रानी का स्वागत करते हैं। मंडला नगर की जनता भी रानी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ती है और घोड़े पर सवार रानी को देखते ही रानी अवंतीबाई की जैसे नारा, जय जयकार से नारा नव मंडल में गूंज उठता है। बलदेव तिवारी से रानी की अल्प बातचीत होती है। रानी उनसे इतनी देर में मिलने का कारण जानना चाहती हैं। कहती हैं तो बलदेव तिवारी से जब पूछती हैं तो बलदेव तिवारी बतलाते हैं कि छावनी में कई बार युद्ध की स्थिति बन गई थी जिसे टालने की जरूरत थी। मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि आपसे मिलने में हमें सचमुच देर हो गई क्योंकि हमने आपको क्रांति का नेता स्वीकार किया है। इसलिए कोई भी पग उठाने से पूर्व आपकी अनुमति तथा आदेश प्राप्त करना हमारा कर्तव्य था। रानी साहब, इस देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तब रानी उन्हें आत्मविश्वास आश्वस्त कराती है कि कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। अब आप कृपा करके हमारे सेनापति के साथ मिलकर के मंडला दुर्ग को तीन ओर से घेरने की व्यवस्था कराइए। तब अवंती बाई ऐसी थी वो 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 अवंती बाई जिन गोरन दूर चटाई जिन गोरन दूर चटाई ऐसी थी वो अवंती बाई ऐसी थी वो अवंती बाई ऐसी थी वो अवंती बाई ऐसी थी वो अवंती बाई।
आदेश को मानकर उन्होंने ऐसा ही किया। उधर मंडला से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में खैरी नाम का एक गांव है, जहां पर ऊंची पहाड़ियां हैं तथा खेत हैं और थोड़ा हटकर एक सुंदर झील है। मंडला से ये पहाड़ियां अच्छी तरह दिखलाई पड़ती हैं। उमराव सिंह और बलदेव तिवारी ने इन्हीं पहाड़ियों पर खेतों में रात होते होते अपना मोर्चा जमा दिया। तोपों को अग्रिम मोर्चे पर रखा गया था। इस समय तक रानी की सेना काफी बड़ी हो चुकी थी। आदिवासी सैनिक और अपनी वेशभूषा में तीर कमानों से लैस होकर अद्भुत आकर्षक लग रहे थे। इसी बीच रानी घोड़े पर सवार होकर निरीक्षण करने आई तो तोप से गोला दागकर उनका स्वागत किया गया। रानी ने उमराव सिंह से मंत्रणा की। रानी का विचार था कि अंग्रेज कप्तान बाडिंगटन आज की मुठभेड़ और हार के कारण काफी भयभीत हो गया है। उसके पास अब भी काफी युद्ध सामग्री है, लेकिन यह किले में बंद होकर लड़ना नहीं चाहता। इसलिए वह लड़ने की अपेक्षा भागने की अधिक कोशिश कर रहा है। जबलपुर मंडला मार्ग में नारायणगंज पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो चुका है, इसलिए वहां होकर जाना उसके लिए निरापद नहीं है और वह किसी उपमार्ग की तलाश में है। उमराव सिंह इस प्रकार से अवंतीबाई ऐसा उन्हें बतलाती हैं। तब उमराव सिंह समर्थन करते हुए कहते हैं कि रानी साहब, दाल में कुछ काला लगता है और मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब आपके आगमन पर हमने तोप दागी तो मंडला फोर्ट से उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। अतः लगता है कि वे यहाँ एक मोर्चे पर लड़ना नहीं चाहते हैं और जान बचाकर भागना चाहते हैं। रानी उमराव सिंह से कहती हैं कि वे भारतीयों की तरह ललकार कर स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैदान में कूदने वाले जीव नहीं होते। ये अंग्रेज बड़े बेशरम और अवसरवादी होते हैं। ये बेइज्जती होने पर भी हयादार होने का नाटक करते हैं। मेरी समझ से इनका भागने का विचार एकदम पक्का है, इसलिए मैं आधे सिपाही लेकर इनका रास्ता गौर नदी के उस पार निवास में मोर्चा लगाकर रोकती हूँ और जब ये यहाँ से भाग चले तब तुम इनके पीछे पीछे इनके द्वारा बनाए मार्ग पर अपनी तोपें और सेना को लेकर आना। ये जहां भी रुके इनके पीछे अपनी सेना भी रोक देना। फिर क्या है, पीछे से आप और आगे से मैं इन पर दो तरफा मार करेंगे तथा तभी इनकी बड़ी सेना को परास्त किया जा सकेगा। और इतना कहकर महारानी अवंतीबाई गौर नदी के उस पार जाती हैं और कहती हैं, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ऐसी थी वो अवंती बाई, देश प्रेम की रही दीवानी, देश प्रेम की रही दीवानी। वो
यह अमिट कहानी है, उनकी यह अमिट कहानी। ऐसी दी थी कुर्बानी रानी, ऐसी दी थी कुर्बानी। जियत हार नहीं मानी, अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी। गजब हौसला क्रांति का था, गजब हौसला क्रांति का था। अजब फैसला शांति का था, अजब फैसला शांति का था। वह डट के टकरानी रानी, वह डट के टकरानी टकरानी। अवंती ऐसी थी मर्दानी, अवंती ऐसी थी मर्दानी थी, मर्दानी थी, मर्दानी। तथा रात में एक जासूस ने सेनापति उमराव सिंह को सूचना दी। जब रानी अवंतीबाई गौर नदी के उधर जाने के लिए कह के जाती हैं, तभी रात में एक जासूस ने सेनापति उमराव सिंह को सूचना दी कि कप्तान साहब पीछे वाले गेट से अपनी सेना और तोपखाने के साथ जबलपुर की ओर धीरे से निकल गए हैं, इसलिए अब देर ना करो और उमराव सिंह अपनी तोप गड़ियों के साथ अंग्रेजों की तोप गड़ियों द्वारा बनाई गई लीक पर धीरे धीरे चलने लगते हैं। जासूस आगे की दूरी तथा स्थिति का सही पता दे रहे थे। निवास के पास सवेरा होने के कुछ देर बाद कप्तान वाडिंगटन का काफिला रुक जाता है, क्योंकि सामने गौर नदी थी, सामने गौर नदी थी। पहाड़ियों के मध्य का मैदानी इलाका पड़ाव डालने का एक अच्छा स्थल था। रुकने के साथ अपने नित्य कर्म भोजन पानी से निवृत्त होकर कुछ सैनिकों ने गौर नदी के उस पार जाने की कोशिश की, तो नदी की धार से निकलते हुए दूसरी ओर रुके तथा पड़ाव डाले। रानी अवंतीबाई के सैनिकों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। दो चार तो लुढ़क कर नदी में ही गिर गए, कुछ झाड़ियों में उलझ गए और शेष पीछे लौटकर अपने कप्तान को रानी द्वारा रोक लिए जाने की सूचना पहुंचाते हैं। तब इतना सुनकर वाडिंगटन बड़े सांसत में पड़ जाता है और उसे रात भर वैसे ही नींद नहीं आई थी। हरा भरा संसार था उनका, हरा भरा संसार था उनका। ऐसा त्याग भाव था उनका, ऐसा त्याग भाव था उनका। जय हिंद हिंदुस्तान, जय हिंद हिंदुस्तानी। अवन
अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, जियत हार नहीं मानी, जियत हार नहीं मानी, अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, कैसी सबके हृदय समानी, कैसी सबके हृदय समानी, बलदानी की अमर कहानी, बलदानी की अमर कहानी, तुम्हें नमन है महारानी, महारानी, तुम्हें नमन, तुम्हें नमन, नमन है नमन महारानी, अवंती ऐसी थी मर्दानी, अवंती बाई थी ऐसी मर्दानी, तुम्हें नमन है हे महारानी, तुम्हें नमन है हे महारानी। उसी रात भर वैसे ही नींद नहीं आई। दूसरी ओर रानी को बाडिंगटन के आगमन का पता चल गया और अगली रात रानी भी नहीं सोई थी तथा रात के चौथे पहर तक 1 मील आगे बढ़कर नदी पार की और बाडिंगटन को उसकी अगल बगल दोनों ओर से घेर लिया। बाडिंगटन को अगल बगल उसको दोनों ओर से घेर लिया। पीछे की ओर उमराव सिंह अपनी सेना लेकर आ पहुंचे तथा पड़ाव डाल चुके थे। अब बाडिंगटन के सामने गौर नदी का ऊंचा तटबंध था और बाकी तीनों ओर रानी अवंती बाई और सेनापति उमराव सिंह के नेतृत्व में मुक्ति सेना थी। बीच में बाडिंगटन बुरी तरह से घिरा हुआ था। सवेरा हो चुका था तथा रानी के सैनिक हाथ मुंह धो रहे थे। तब रानी के आदेश पर बंदूक से एक गोली दागकर बाडिंगटन को तैयार हो जाने की सूचना दे दी गई। अपनी बगल से बंदूक के इस धमाके से बाडिंगटन चौंकता है तथा गन का फायर, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। हम नदी पार करने नहीं पाया और रानी का फौज हमको इधर में आकर घेर लिया। ऐसा वह सोचता है। बाडिंगटन तत्परता से अटेंशन तथा बी रेडी कहता है। तोपची गोला दागता है और उसकी आवाज पर जवाब में उमराव सिंह की ओर से एक साथ 4 गोले दाग दिए जाते हैं। अब क्या था, तोपों के धमाके, बंदूकों के पटाखे, तीर और तलवारें अपने यौवन पर थे। रानी घोड़े पर सवार थी और घूम घूम कर अपनी सेना को नेतृत्व प्रदान कर रही थी और कहती जा रही थी कि आज इनको भागने नहीं देना है। मंडला से चोर की तरह भागकर यहाँ आकर छिपे थे और समझ रहे थे कि अवंती बाई को चकमा दे रहे हैं, लेकिन मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूँ, पहचानती हूँ। अब भागो बच्चू, मैं भी देखती हूँ कि कहाँ जाते हो। भारतवासियों का बहुत खून पिया है। वह उमराव सिंह से कहती हैं कि
भीमराव सिंह, इन्होंने भारतवासियों का बहुत खून पिया है। आज एक भी अंग्रेज भागकर न निकलने पाए। मैं इनके कप्तान को देखती हूँ, जिसके अत्याचारों से सारी जनता त्राह त्राह कर रही है। काश आज इनके सारे सैनिक अंग्रेज होते, लेकिन बाहरे भारतीय गद्दारी। तुम्हारी कहानी विभीषण से लेकर आज तक इसी प्रकार चली आ रही है। तुम्हें माहिल जयचंद, मीर जाफर और रघुराज सिंह बनते देर नहीं लगती। तुम्हें अपने भाइयों पर हथियार उठाने में शर्म नहीं आती, लेकिन जब दुश्मनी पर उतर आए हो तो तुम्हें भी देख लिया जाएगा, तुम्हें भी देखा जाएगा। गद्दार देश का दुश्मन होता है, इसलिए तुम भी आज हमारे दुश्मन हो, इसलिए तुम भी आज हमारे दुश्मन हो। ऐसा महारानी अवंतीबाई वहाँ कहती हैं कि उमराव सिंह ये गद्दार इसी प्रकार से गद्दारी करते हैं और शुरू से ही इस तरह की गद्दारी करते आ रहे हैं। कहना है, दिल के अरमां जो थे उनके खो गए, अब बने कारण के कारण सो गए। दिल के थे अरमां जो उनके हो गए, बड़ी कुशलता से लड़ी महारानी थी, नहीं हारती कभी अवंती रानी थी, नहीं हारती कभी अवंती रानी थी। कर गद्दारी भेदी उनके हो गए, कर गद्दारी भेदी उनके हो गए। दिल के थे अरमां जो उनके हो गए, अपने बने कारण के कारण सो गए। ऐसी ही कुर्बानी दी झांसी रानी, ऐसी ही कुर्बानी दी झांसी रानी। दूल्हा को तो सब जाने जो की मनमानी, कर गद्दारी भेदी उनके हो गए, कर गद्दारी भेदी उनके हो गए। दिल के थे अरमां जो उनके खो गए, दिल के थे अरमां जो उनके खो गए। आज भी ऐसी गद्दारी हो रही, आज भी ऐसी गद्दारी
अपनों से न यारी हो रही, अपने अपनों से न यारी हो रही, कैसी अपनों के ही कारण रो रहे, कैसी अपनों के ही कारण रो रहे, दिल के थे अरमां जो उनके हो गए, दिल के थे अरमां जो उनके हो गए, अपने बने कारण के कारण खो गए, अपने बने कारण के कारण सो गए, दिल के थे अरमां जो उनके खो गए, दिल के थे अरमां जो उनके खो गए। इस प्रकार से रानी गद्दारों के बारे में उमराव सिंह को बताती हैं और कहती हैं कि गद्दार देश का दुश्मन होता है, इसलिए तुम भी आज हमारे दुश्मन हो। इसी बीच रानी को कप्तान वाडिंगटन घोड़े पर सवार तलवार लिए दिखलाई पड़ जाता है। रानी चीखकर उसे डांटते हुए बोलती है, कप्तान, तुम्हारी भागने की तरकीब आज कारगर नहीं होगी, तुम्हारे काले कारनामों की दुर्गंध सारे क्षेत्र में फैली हुई है, आज उसका खात्मा करना मेरा परम कर्तव्य है। तब कप्तान वाडिंगटन कृत्रिम मुस्कान बिखेरते हुए कहता है कि रानी साहब, मैं भाग कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपसे मुलाकात करने आया हूँ। इस पर बाचाल रानी तुरंत बोलती है, आओ मुलाकात करो, बहादुरों की मुलाकात तलवार से होती है। तब रानी वाडिंगटन पर हमला करती है और वाडिंगटन बच जाता है। इसी प्रकार वाडिंगटन का हमला रानी फुर्ती से बचाती है और इन घात प्रतिघातों में वाडिंगटन का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ता है। वाडिंगटन जमीन पर खड़े होकर लड़ने लगता है और रानी भी घोड़े से नीचे कूद पड़ती है और उस पर वार करती है, जिसे वाडिंगटन न संभाल पाने के कारण पीछे हटता है और किसी घायल सैनिक से टकराकर गिर पड़ता है। तब सतर्क रानी ने उसे दबोचकर तुरंत मारने को झपटी तो वाडिंगटन तमंचा चलाना चाहता है, लेकिन उसमें गोली नहीं है। रानी अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टेक देती हैं। वाडिंगटन अब अपना अंत समय देखकर गिड़गिड़ाने लगता है, रानी साहब, आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरा ऊपर दया कीजिए। मैडम, मैं बाल बच्चा वाला आदमी हूँ और काइंडनेस आज लाइफ का भीख दे दीजिए। रानी साहब, आपके पैर पड़ता हूँ एंड प्रॉमिस करता हूँ कि अब कभी मंडला नहीं आऊँगा। काइंडली एक्सक्यूज मी टुडे, मैं अपना ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह करवा लूँगा। तब रानी साहब
मंडला अब आपका है। रानी उसे डांटते हुए कहती है कि यहाँ भी यही आचरण दोहराओगे, क्योंकि तुम एक नंबर के मक्कार और धूर्त हो। राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह के साथ तुम्हारे नृशंस व्यवहार पर दुनिया थूक रही है। बाडिंगटन पुनः गड़गड़ाता है, रानी साहब, अपना सारा क्राइम का माफी चाहता हूँ। गरीब परवर में नौकर आदमी हूँ। काइंडली मेरा बाल बच्चा तो भूखा मरने से बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपका ग्रेटफुल रहूंगा। तब रानी को उस पर दया आ जाती है और रानी उसे छोड़ देती है तथा कहती हैं, धूर्तराज, तुम्हें नाटक करना खूब आता है। आज तुम्हें भारत की क्षमाशीलता का पता चल गया होगा, जो तुम्हारे जैसे दुष्टों को भी क्षमा कर देना तुमने देखा है, जैसे तुमको भी क्षमा कर सकती हूँ। अब उठ बैठो और तुरंत जबलपुर भाग जाओ। रानी युद्धबंदी का बिगुल बजवा देती हैं। कुछ सैनिक भागती हुओं का पीछा करने को आगे बढ़ते हैं, तो रानी उन्हें रोक देती है और कहती है कि बहादुर लोग हारे हुओं का पीछा नहीं करते। स्वतंत्रता सैनिकों का एक बड़ा भाग रात होते होते मंडला लौट चुका था तथा दुर्ग पर कब्जा कर चुका था। रानी अवंतीबाई भी घायलों के उपचार की व्यवस्था कर तथा मृतकों को उनके परिवारजनों पर पहुंचाने की व्यवस्था कर देर रात तक मंडला लौट आई थी। सूबेदार बलदेव तिवारी, उमराव सिंह, बहादुर सिंह लोधी, ठाकुर जगत सिंह तथा देवी सिंह ने दूसरे दिन रानी अवंतीबाई का मंडला में राज्याभिषेक करने का समाचार सारे परिक्षेत्र को सूचित करा दिया था और जय जय घोष हो रही थी। महारानी अवंतीबाई मंडला पर आज अपना अधिकार जमाती हैं और सब प्रजा, सब सैनिक बड़े प्रसन्न हैं। आज ये कथा का यहीं पर हम सभी मिलकर के विश्राम लेते हैं और भाग नंबर 16 की कथा आपको आगे पढ़ाई जाएगी, सुनाई जाएगी। आइए आरती हम सभी लोधेश्वर भगवान ही करते हैं। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। आरती लोधेश्वर की जय। आरती लोधेश्वर की जय। अपनों जन्म सुफल कर लीजिए। अपनों जन्म सुफल कर लीजिए। रक्षा कीनिया भय हरि कीन्हा। अपनों गणों वाला पद दीना। चरणामृत प्रभु का अब पीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। बाराबंकी आप पधारे। बाराबंकी आप पधारे। शाम सवेरे आरती साजे। अपने चरणों की भक्ति दीजे। अपने चरणों की भक्ति दीजे। आरती लोधेश्वर
की जय।